हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विथ एनआल। अब तक हमने क्लास 11 की इंग्लिश लिटरेचर बुक विमेन वर्ड्स की शॉर्ट स्टोरी देखी है। आज हम पोएम और एसे को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पोएम है द पीकॉक, जिसे लिखा है सुजाता भट्ट ने। स्टूडेंट, ये पोएम नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करती है। पोएट एक पीकॉक को ऑब्जर्व कर रही होती है। इनिशियली तो वो पीकॉक दिखाई नहीं देता क्योंकि वो ट्री की ब्रांचेस और लीव्स के बीच में छुपा हुआ होता है। पोएट कहती है कि पीकॉक की प्रेजेंस अचानक महसूस होती है उसको जब रेन क्लाउड्स आते हैं। तो उसको लगता है कि ऊपर एक पीकॉक बैठा हुआ है ब्रांचेस के ऊपर, और नेचर का एटमॉस्फेयर चेंज होता है। तब पीकॉक धीरे धीरे बाहर आता है। फिर वह अपने ब्यूटीफुल फेदर्स फैलाता है और डांस करना शुरू करता है। पीकॉक का डांस नेचर की ब्यूटी और ग्रेस को सिंबलाइज करता है। अब इस पोएम की थीम क्या हो गई? नेचर सिंपल मोमेंट्स में भी अमेजिंग ब्यूटी दिखा सकता है। नेक्स्ट पोएम है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये विलियम शेक्सपियर की सबसे फेमस सोनेट्स में से एक है। ये पोएम में पोएट ट्रू लव को डेफिनेशन देता है कि पोएट कहता है कि ट्रू लव वह होता है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, डिफ़िकल्टीज से नहीं डरता है और ऑब्स्टिकल से बावजूद स्ट्रॉन्ग रहता है। पोएट लव को एक गाइडिंग स्टार से कंपेयर करता है जो शिप को डायरेक्शन देता है। पोएट कहता है कि अगर उसकी डेफिनेशन गलत हो तो फिर दुनिया में कभी ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं होता था। अब इसकी थीम क्या है? ट्रू लव परमानेंट एंड कॉन्स्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पोएम है कमिंग। कमिंग जो लिखा है, किसने लिखा है? फिलिप लार्किन ने। यह पोएम विंटर से स्प्रिंग आने की एक्साइटमेंट के बारे में बताता है। पोएट ऑब्जर्व करता है कि नेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ट्रीज का बर्ड्स आने लगे। बर्ड्स मतलब जो नए कलियाँ आनी या नए टहनियाँ आती उसको कहते हैं। बर्ड्स की एक्टिविटी बढ़ने लगी है। बर्ड्स अच्छे से चहका रहे, घूम रहे, फिर रहे। एटमॉस्फेयर होपफुल लगने लग गया है। पोएट महसूस होता है कि स्प्रिंग आने वाली है, जो हैप्पीनेस और न्यू बिगनिंग का सिंबल है। स्प्रिंग का सीजन जब भी आता है अपन नहीं देखते कि नए पत्ते आते हैं, नई कलियाँ आती है, नई टहनियाँ आती है, सब पूरा मौसम अच्छा हो जाता है। अब इसकी जो थीम है वो क्या है? नेचर के सीजनल चेंजेस होप और पॉजिटिव का सिंबल होते हैं। इसके बाद फोर्थ पोएम है टेलीफोन कन्वर्सेशन, जिसे लिखा है वोयल सोइनियाका ने। ये पोएम रेसिज्म पर बेस्ड है, एक सेटेरिकल पोएम है। पोएम में नरेटर एक अफ्रीकन मैन है जो फ़ोन पे हाउस रेंट करने के लिए एक लैंड लेडी से बात करता है। इनिशियली कन्वर्सेशन नॉर्मली होती है, लेकिन अचानक लैंड लेडी एक क्वेश्चन पूछती है कि हाउ डार्क यू। नरेटर शॉक हो जाता है। लैंड लेडी स्किन कलर के बारे में रिपीटली पूछती रहती है। पोएट इस सिचुएशन को ह्यूमरस और सैक्रेस्टिक वे में डिस्क्राइब करता है। पोएम सेकेस्म की एब्सर्डिटी और इग्नोरेंस को एक्सपोज करती है। इसकी थीम क्या है? रेसिज्म सोसाइटी की इनरेशनल प्रॉब्लम है। फिफ्थ पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ भी विलियम शेक्सपियर इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये पोएम रोमांटिक पोइट्री का एग्जाम्पल है। पोएट एक्सप्लेन करता है कि मॉडर्न ह्यूमंस नेचर को डिस्कनेक्ट हो गए। मतलब जो नए ह्यूमंस है या जो नई जनरेशन, वो नेचर से ज़्यादा साथ में नहीं रहती है। ह्यूमन सिर्फ मनी, बिजनेस और मटेरियल थिंग्स के पीछे ही पड़े हैं या उसके बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं। पोएट फील करता है कि ह्यूमन ने नेचर के ब्यूटी और स्पिरिचुअल कनेक्शन को इग्नोर कर दिया है। पोएट इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वह कहता है कि काश वह एंशियंट पेगन रिलीजन में पैदा होता ताकि नेचर से कनेक्शन फील कर पाता। अब इसकी थीम क्या थी? ह्यूमंस को नेचर के साथ हार्मोनी मेंटेन करनी चाहिए। अब पोएट कह रहा है कि जो पहले के लोग थे वो नेचर के साथ रहते थे, उसके साथ में ही अपना जीवन यापन करते, लेकिन आज के जो लोग हैं वो नेचर के साथ रहना पसंद नहीं करते। उसके बाद अगली जो पोएम है मदर टंग, जो कि मदर टंग मतलब अपनी मातृभाषा के ऊपर है। ये पोएम मदर लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है। पोएट बताता है कि मदर टंग हमारे आइडेंटिटी और कल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन टूल नहीं, लैंग्वेज मेमोरीज, ट्रेडिशंस और इमोशंस के जुड़ी हुई होती है। पोएट एम्फेसाइज करता है कि हमें अपने नेटिव लैंग्वेज को रिस्पेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन मोस्टली बातें अपन मदर टंग से ही करते हैं। बाहर अपन को बात करें अपन इंग्लिश का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत सी बात जब अपन घर में रहते हैं या फिर अपने एरिया में रहते हैं अपन अपने मदर टंग की बात अपनी मदर टंग से ही
बात करें मदर टंग मतलब मातृभाषा। इस पोएम की थीम क्या है? मदर टंग कल्चरल आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। नेक्स्ट पोएम है हॉक रूस्टिंग, जिसे लिखा है टैग हजिस ने। ये पोएम हॉक बर्ड को पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है। हॉक खुद को पावरफुल रूलर मानता है। पोएम में हॉक एरोगेंट टोन में बोलता है कि नेचर उसी के कंट्रोल में, उसकी पावर सुप्रीम है। पोएट हॉक के थ्रू पावर, प्राइड और डोमिनेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है। मतलब अपन ने पहले भी देखा है पोएम में क्या था कि जो हॉक बर्ड है वो कहता है कि सूर्य भी मेरी इच्छा के बगैर आगे नहीं आ सकता, सूर्य की किरणें भी आगे नहीं आ सकती, भगवान ने मुझे बनाने के बाद आगे कुछ बनाया नहीं, मैं जब चाहूँ किसी को भी मार सकता हूँ, जब चाहूँ किसी को भी हेड शॉट दे सकता हूँ। अपने ये पढ़ा था पोएम में। अब ये सोचता है कि सब इसी के ऊपर है, इसी की वजह से लोग जी रहे हैं और इसी की वजह से लोग मर रहे हैं। अपने आप को सुप्रीम मानता है। सुप्रीम मतलब गॉड मांगता है। इसकी वो क्या है थीम? इसकी थीम है पावर अक्सर एरोगेंस और डोमिनेशन की फील क्रिएट कर देती है, मतलब अहंकार को जगह देती है। 8 पोएम में रेफ्यूजी ब्लू, जिसे W.H. ओडर ने लिखा है। यह पोएम रेफ्यूजी की सफरिंग को डिस्क्राइब करती है। पोएम में एक कपल अपनी डिफ़िकल्टी लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। वे कंट्री से फोर्स्ड एग्जाइल में है, उन्हें होम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। पोएम ह्यूमन सफरिंग और डिस्प्लेसमेंट की ट्रेजेडी को हाईलाइट करती है। इस पोएम में जो कपल है उनको जो कंट्री है या जो सोसाइटी वो एक्सेप्ट नहीं करती, उनको बरोबर सम्मान नहीं मिलता, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको कोई भी मौका नहीं देता, सब उनको इग्नोर करते और ऐसे ट्रीट करते कि जैसे अनटचेबल फ्लिटी नहीं चलती थी पहले के समय में, वैसे। इस पोएम की थीम क्या थी? रेफ्यूजीज की सिचुएशन ह्यूमैनिटी की ट्रेजिडी है। नेक्स्ट पोएम है फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री, जिसे लिखा है दिलीप छित्रे ने। पोएम पोएट के चाइल्डहुड मेमोरी पर बेस्ड है। पोएट याद करता है कि उसके हाउस के कंपाउंड में एक ह्यूज बनियान ट्री था। फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करते थे कि ट्री को कट करना पड़ेगा क्योंकि वह हाउस कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ट्री को कट करने में कई दिन लगते हैं। पोएट ऑब्जर्व करता है कि ट्री का डिस्ट्रक्शन पेनफुल प्रोसेस है। ऐसे वो ये तो नॉर्मल ट्री की हुई, लेकिन इसी के थ्रू वो एक फैमिली के वो बताती है कि एक फैमिली जब बहुत बड़ी फैमिली होती है धीरे धीरे अलग होती है। तो जब वो जुड़ी होती तब तो एकता रहती, लेकिन जैसे वो बिखरते तो बहुत ज़्यादा ही अलग होते ना, उसको तोड़ने में भी बहुत समय लगता है। अब इसकी थीम क्या थी? डेवलपमेंट के नाम पे नेचर डिस्ट्रक्शन सीरियस इशू है। ये जो फेलिंग ऑफ बनियान पे है। वन की सेकेंड सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार पोएम है ओड टू नाइटिंगेल, जिसे लिखा है जॉन कीट्स में। जॉन कीट्स भी जैसे विलियम शेक्सपियर इम्पोर्टेंट है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ इम्पोर्टेंट, वैसे ही जॉन कीट भी इम्पोर्टेंट है। ये भी फेमस रोमांटिक पोएम है। रोमांटिक पोएम मतलब वो नहीं, इसका रोमांटिक पोएम का मतलब है नेचर लव, ठीक है। पोएट नाइटिंगेल की ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनकर डीपली इमोशनल हो जाता है। नाइटिंगेल एक बर्ड है। पोएट टेम्परली रियल वर्ल्ड की सफरिंग से एस्केप कर देता है। नाइटिंगेल पोएम पोएट के इमेजिनेशन के इटर्नल ब्यूटी और फ्रीडम का सिंबल बन जाता है। जो अपन ने देखा है कि बाद में जब वो पोएट है वो उसी नाइटिंगेल को कोसता है कि तुम्हारी जो है, तुम तो मर जाओ लेकिन तुम्हारी जो आवाज़ है ये हमेशा रहेगी, तुम्हारे जो ये क्वालिटी है वो हमेशा रहनी है, भले ही इटर्नल ब्यूटी कुछ भी हो। और फिर बाद में पोएम में एंड में पोएट रियलाइज़ करता है कि इमेजिनेशन टेम्परली एस्केप है। टेम्परली एस्केप मतलब केवल इमेजिनेशन में अपन झूठी सोच रख सकते, बाकी जब तक अपन कर्म नहीं करते जब तक कुछ आगे होना नहीं है। अब इसके थीम क्या है? आर्ट एंड इमेजिनेशन लाइफ के पेन से टेम्पररी रिलीफ दे सकता है। जब हम किसी में इमेजिनेशन करते किसी भी चीज़ का तो अपन उस समय की लाइफ से थोड़े समय के लिए पेन फ्री हो जाए, लेकिन जब वापस रियल लाइफ में आए तो वापस जो वो है वही है। यहीं पर हमारी सारी पोएम ख़त्म हो रही है। अब अपन ऐसे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में ऐसे जैसे नाम तो इसका ऐसे है लेकिन बहुत शॉर्टली है। फर्स्ट ऐसे है माय वॉच, जिसे मार्क ट्वेन ने लिखा है। ये ह्यूमरस ऐसे है। राइटर एक वॉच रिपेयर कराना जाता है लेकिन रिपेयर प्रोसेस में वॉच की कंडीशन और ख़राब हो जाती है। डिफरेंट मैकेनिक्स वॉच को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार सिचुएशन वर्स हो जाती है और ऐसे ह्यूमर के थ्रू ह्यूमन इफिशियंसी को शो करता है। हम कोई एक काम करते हैं लेकिन वो काम सही नहीं होता, उसको सुधारने के चक्कर में वो 10 काम और बिगाड़ देते हैं। वैसे ही ये वॉच ऐसे भी ऐसा ही है कि पे तो वॉच ख़राब नहीं हुई, लेकिन जब ख़राब हुई तो उसको एक मैकेनिक्स के पास लेकर 2 के पास लेकर वो जितनी बार जितने मैकेनिक बदले उतनी वॉच की हालत ज़्यादा ख़राब होती रही। नेक्स्ट ऐसे है माई 3 पेशेंट्स। ऑथर
बर्ट्रैंड रसल रसल कहते हैं कि उनकी लाइफ 3 स्ट्रॉन्ग पेशेस से गाइड रही है: लव, नॉलेज एंड कंपैशन ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। लव उन्हें हैप्पीनेस देता है, नॉलेज उन्हें यूनिवर्स को समझने की क्यूरियोसिटी देता है और ह्यूमन सफरिंग देख के उन्हें कंपैशन फील होता है। ये ऐसे लाइफ फिलोसॉफी एक्सप्लेन कर रहा है। थर्ड ऐसे है पैटर्न ऑफ क्रिएटिविटी। ऐसे एक्सप्लेन करता है कि क्रिएटिविटी कैसे डेवलप होती है। क्रिएटिविटी थिंकिंग, इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन से आती है। क्रिएटिव पीपल क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। अब इसमें इन्होंने 3 मेन पोएट के बारे में बताया जो कि साइंस बेस्ड वो लिखते थे, क्या बोलते हैं, पोएम। लेकिन कुछ ऐसे पोएट के बारे में बताया जो नेचर से रिलेटेड करके पोएम लिखा करते हैं। अगला ऐसे व्हाट इज़ अ गुड बुक। अब ये ऐसे डिस्कस करता है कि गुड बुक की क्वालिटी क्या होती है। एक गुड बुक कैसी होती है? रीडर की इमेजिनेशन बढ़ाती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है और इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करती है। इसी के साथ साथ पोएम में ये तो मेन चीज़ हो गई। उसके अलावा एक अच्छी बुक कैसी होती है कि बुक की लैंग्वेज सिंपल हो, राइटिंग सही हो, राइटिंग मतलब डिस्क्रिप्शन सही हो, एक्सप्लेनेशन सही हो, प्लस उसकी जो लिखने की सोच है वो पोएट जो भी लिखना चाह रहा है वो लोगों को समझ में आए, लोग उस पर फॉलो कर सके उस बात को, तो वही तो एक अच्छी बुक हुई। नेक्स्ट लेसन है ट्राइबल वर्ड्स। ऐसे ट्राइबल पोएट्री और कल्चर के बारे में एक्सप्लेन करता है। ट्राइबल पोएम्स नेचर, कम्युनिटी लाइफ और ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड होती है। और इसमें ट्राइबल लोगों की क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या ट्रेडिशंस होते हैं, क्या उनके पोएट्री होती है, क्या उनका कल्चर होता है, वो सब इस ऐसे में बताया है। सिक्स्थ ऐसे है द स्टोरी। ये ऐसे स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करता है। स्टोरीज़ ह्यूमन सिविलाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट रही है। स्टोरीज़ नॉलेज, कल्चर और वैल्यूज़ पास करने के एक लिए माध्यम का रूप करती है। जो भी स्टोरी अपन कुछ भी चीज़, जब मम्मी पापा अपने को सिखाते तो स्टोरी के थ्रू सिखाते। अब दादा दादी अपने को कुछ सिखाते, वो भी स्टोरी के थ्रू सिखाते। नाना नानी भी ऐसे ही सिखाते। कोई भी अपन चीज़ देखते अपन, अब अपन पढ़ते हैं वो तो याद नहीं रहता, लेकिन एक पिक्चर देखने बैठते हैं तो वो स्टोरी अपन पूरी की पूरी स्टोरी याद हो जाती है। इसीलिए अपन कहते हैं जो अपन पढ़ते हैं वो याद नहीं, लेकिन जो अपन देखते हैं, अब जैसे अपने बहुत सारी पिक्चर ऐसी भी बनती है जो कि हिस्ट्री बेस्ड है। अब वो हिस्ट्री बेस्ड जो है वो अपने को पूरी याद है, लेकिन वही अपन अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो अपने को याद नहीं होती। तो स्टोरी टेलिंग का ये फ़ायदा होता है। इसका ही सेवंथ ऐसे है ब्रिज। ऐसे एक्सप्लेन करता है कि ब्रिज सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, ब्रिज कल्चर और पीपल को कनेक्ट करता है। अब इस पोएम में ब्रिज को ऐसे रिलेट किया है कि दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में रहते हैं और साथ में रहना उनको ऐसे ब्रिज का काम करता है, जो कि दोनों एक दूसरे कल्चर का सम्मान करते और एक ही सोसाइटी में रह रहे, या एक ही कंट्री या एक ही स्टेट या एक ही डिस्ट्रिक्ट में या एक ही टाउन में रहते। तो ये एक ब्रिज एज अ वो नहीं है जिस पर गाड़ियाँ इधर से उधर जाती है, दो रास्तों को जोड़ना। ये एज अ ह्यूमंस का आपस में मेल जुल के लेने को भी एक्सप्लेन करता। तो स्टूडेंट, ये था क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर विविन वर्ड्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हमने कवर किया ऑल पोएम्स एंड ऑल ऐसे। इसके पहले वाले अपन ने वीडियो में ऑल स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज करी थी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, उसको चाहो तो देख सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर बनाया जाए। और हाँ, इंग्लिश लिटरेचर के 2 चीज़ बच रही है, एक तो द गाइड एंड जूलियस और सीजर होगा तो बहुत जल्दी उसका भी वीडियो आ जाएगा।